हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई क्लासेज पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे शरीर में क्या क्या काम होता है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोषक पदार्थों की। किसकी बात करते हैं? पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं दोस्तों? न्यूट्रिएंट्स वे पदार्थ होते हैं जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों यानी जीवन के लिए जितने भी कार्य जरूरी हैं उन सबके संचालन एवं संपादन, तो जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। यानी संचालन स्टार्ट और पूर्ण, संपादन यानी पूर्ण, यानी जैविक जो क्रियाएं होती हैं उनको स्टार्ट भी करते हैं और उनको पूरा भी करवाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा उत्पादक, यानी कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं जिनसे हमें कौन कौन से कार्य का संपादन एवं संचालन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा उत्पादक कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, और फैट्स यानी वसा, इससे भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। सेकंड नंबर पे बात करते हैं वृद्धि एवं निर्माण पदार्थ, यानी शरीर की वृद्धि करते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं, यानी ग्रोथ एंड बिल्डिंग सबस्टेंस। तो ये है प्रोटीन। प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर का वृद्धि और विकास किया जाता है। उसके बाद थर्ड है उपापचयी नियंत्रक, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। इसमें आएंगे विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज लवण, वाटर पानी, रफेज, ये सब उपापचयी नियंत्रक होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ, इसमें आएगा डीएनए और आरएनए। क्या आएगा फ्रेंड्स? डीएनए, डीएनए का पूरा नाम है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, डीएनए का ये पूरा नाम है। उसके बाद आरएनए, आरएनए का नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये क्या है? हमारे शरीर में आनुवांशिक पदार्थ हैं, यानी जो आनुवांशिक गुण हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इनके द्वारा ही पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निर्माण, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किससे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कार्बन से फ्रेंड्स। किससे? कार्बन से और हाइड्रोजन से, साथ में ऑक्सीजन से। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन सब से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। इनका अनुपात क्या है, रेशियो क्या है? एग्जाम में पूछा गया जाता है, इनका रेशियो पूछा जाता है। तो कार्बन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, यानी 1:2:1 के रूप में मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CH2O, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये इसका रासायनिक सूत्र है सामान्य रूप से। बात करते हैं इसके आगे कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत, यानी ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाज से। तो अनाज में गेहूं से, बाजरे से, चावल से और मक्का से। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि आना अगर पूछे हमें कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें पूछा जाए कि अनाज में सर्वाधिक किससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा चावल। ठीक है फ्रेंड्स, चावल से हमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है अनाज में बात करें तो।
ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं आगे आलू से, शहद से, गन्ना से, चुकंदर से, सलजम से और केले से। इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होती है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं आगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके प्रकारों की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, किसके आधार पर फ्रेंड्स? रासायनिक विशेषताओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। आगे हम भौतिक विशेषताओं के आधार पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तो सबसे पहला है मोनोसैकेराइड्स फ्रेंड। क्या फ्रेंड्स? मोनोसैकेराइड्स। सबसे पहले बात करते हैं मोनो। ठीक है फ्रेंड्स। यानी मोनो का अर्थ क्या होता है? तो मोनो का अर्थ होता है एक। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? एक। और जो सैकेराइड शब्द है उसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो उसका अर्थ होता है शर्करा। क्या होता है फ्रेंड्स? शर्करा। इसका अर्थ ये हुआ कि एक शर्करा अणु से जो मिलकर बने होते हैं वो होते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्या होते हैं फ्रेंड्स? मोनोसैकेराइड्स होते हैं। अब बात करते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें सबसे सिंपल जो अवस्था होती है, स्टेज होती है, वो होती है मोनोसैकेराइड्स। इसका कारण यही है फ्रेंड्स क्योंकि ये केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं और इनका जल अपघटन नहीं हो सकता। क्योंकि एक शर्करा के बने हुए हैं तो इनको हम तोड़ नहीं सकते। उसके बाद बात करते हैं कि जल में ये घुलते हैं कि नहीं घुलते। तो जल में ये घुलनशील हैं, घुल जाते हैं आसानी से। इनकी प्रकृति कैसी है, यानी स्वाद में ये कैसे होते हैं? तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं स्वाद में मीठे होते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स का जो रासायनिक सूत्र होता है सामान्य, वो होता है C6H12O6। ये मोनोसैकेराइड्स का सामान्य रासायनिक सूत्र होता है। अब हम आगे ये बात करेंगे कि मोनोसैकेराइड्स में उनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स ग्लूकोज की। किसकी बात करते हैं? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जो ग्लूकोज को हम किस किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के नाम से ग्लूकोज को हम जानते हैं। उसके बाद अंगूर का रस, इसका अर्थ हुआ ग्रेप्स शुगर, यानी ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है फ्रेंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स में सर्वाधिक ऊर्जा ग्लूकोज से ही प्राप्त होती है। जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे उन सब में हमारे शरीर को जो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है वो देता है ग्लूकोज। हम कई बार देखते हैं जितने भी खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो फुटबॉल खेलते हों, चाहे क्रिकेट खेलते हों, चाहे हॉकी खेलते हों, तो बीच बीच में जिस जूस का उपयोग करते हैं, जिस रस का वो उपयोग करते हैं, वो होता है ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ग्लूकोज से सर्वाधिक एनर्जी उनको मिलती है, तो खिलाड़ियों के द्वारा ग्लूकोज का यूज किया जाता है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स फ्रक्टोज की। किसकी बात करते हैं? फ्रक्टोज की। तो हमने पढ़ा कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो फ्रक्टोज का सूत्र क्या होगा? C6H12O6। फ्रक्टोज अब नाम से मालूम पड़ रहा है, फ्रक्टोज यानी फ्रूट्स, फलों से प्राप्त शुगर।
यानी हमें फलों से, फ्रूट से प्राप्त होने वाली शर्करा है या शुगर है। उसके बाद बात करते हैं सबसे मीठी शर्करा। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकृतिक रूप से जो सबसे मीठी शर्करा है वो है फ्रैक्टोज। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रैक्टोज हमें कहाँ से मिलती है? तो जो शहद होता है, हनी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? हनी। उस शहद में भी ये शुगर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। तो ग्लूकोज की बात हो गई, फ्रैक्टोज की बात हो गई। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा गैलेक्टोज। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज का सूत्र भी क्या होता है? C6H12O6। ठीक है फ्रेंड्स, जो गैलेक्टोज शुगर होती है उसे मस्तिष्क शर्करा भी कहते हैं, ब्रेन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। जो गैलेक्टोज शुगर होती है वो पेड़ पौधों में एब्सेंट होती है, यानी अनुपस्थित होती है, पेड़ पौधों से हमें प्राप्त नहीं होती है। तो फिर हमें मिलेगी कहाँ से? तो फ्रेंड्स ये हमें मिलती है डेयरी उत्पादों से। इससे मिलती है फ्रेंड्स, डेयरी उत्पादों से हमें ये प्राप्त होती है फ्रेंड्स, पेड़ पौधों से बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने मोनोसैकराइड्स के बारे में जान लिया है। अब आगे बात करते हैं हम डाइसैकराइड्स के बारे में। फ्रेंड्स डाई का अर्थ क्या होता है? दो। सैकराइड्स का अर्थ क्या होता है? शर्करा। दो शर्कराओं के अणुओं से ये मिलकर बने होते हैं। इसका अर्थ हुआ, अब वो दो शर्कराएं मोनोसैकराइड्स इकाइयों से मिलकर ये बने होते हैं। अगर आगे हम बात करते हैं पानी में ये घुलते हैं कि नहीं घुलते, तो फ्रेंड्स ये भी पानी में आसानी से घुल जाते हैं, यानी जल में ये क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं और ये घुल जाते हैं। इसके बाद बात करें फ्रेंड्स कि ये इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये मीठे होते हैं या स्वादहीन होते हैं, तो फ्रेंड्स डाइसैकराइड्स भी क्या होते हैं? मीठे होते हैं, स्वाद में ये मीठे होते हैं। आगे हम बात करते हैं जो डाइसैकराइड्स होते हैं उनके रासायनिक सूत्र की, यानी डाइसैकराइड्स का जो नॉर्मल रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद करना है C12H22O11। फ्रेंड्स ध्यान करो कि मोनोसैकराइड्स का सामान्य सूत्र क्या था? C6H12 और O6। ये मोनोसैकराइड्स का सामान्य सूत्र था, लेकिन डाइसैकराइड्स का सामान्य सूत्र क्या है? C12H22O11। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो डाइसैकराइड्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये हमें पादपों से भी प्राप्त होते हैं, इसके अलावा जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। तो हम आगे यही बात करेंगे कि पेड़ पौधों से ऐसी कौन सी डाइसैकराइड्स है जो हमें मिलती है और जीव जंतुओं से कौन सी डाइसैकराइड्स है जो हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं पादप शर्करा की। पादप शर्करा, पादप यानी पेड़ पौधे, प्लांट्स। क्या होता है फ्रेंड्स? अर्थ प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त शुगर। शर्करा को इंग्लिश में बोलते हैं शुगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पादपों से प्राप्त होने वाली जो शर्करा है, पहली है सुक्रोज। जो सुक्रोज होती है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणुओं से मिलकर बनी होती है। यदि हम सुक्रोज का जल अपघटन करवाते हैं, क्योंकि जो डाइसैकराइड्स होते हैं उसमें दो शर्कराओं के अणु होते हैं, तो उनका आसानी से जल अपघटन हो सकता है। तो जब सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो उससे एक अणु तो ग्लूकोज का प्राप्त होता है और एक अणु फ्रक्टोज का प्राप्त होता है।
अब बात करें कि किस पेड़ पौधों से ये हमें प्राप्त होती है सुक्रोज, तो ये हमें गन्ने से प्राप्त होती है फ्रेंड्स। किससे प्राप्त होती है? गन्ने से प्राप्त होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके बारे में और कुछ बातें भी हम जान लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। गन्ने के अलावा इसे चुकंदर शुगर भी कहते हैं, चुकंदर शर्करा भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा इसे रसोई घर की शर्करा भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो जो सुक्रोज होती है उसे रसोई घर की शर्करा, इसके अलावा व्यापारिक शुगर भी से कहा जाता है, व्यापारिक शुगर। इसके अलावा फ्रेंड्स को टेबल शुगर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स गन्ने से प्राप्त होने के कारण इसे शुगर कैन, ठीक है फ्रेंड्स, क्या? शुगर कैन शुगर। गन्ने से प्राप्त होने के कारण शुगर कैन शुगर। इसके अलावा चुकंदर से प्राप्त होने के कारण चुकंदर शर्करा, रसोई घर की शर्करा, यानी हमारे घरों के अंदर जो चीनी होती है वो क्या होती है? सुक्रोज होती है। व्यापारिक शुगर और टेबल शुगर। यहां से एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स माल्टोस शुगर की। किसकी बात करते हैं? माल्टोस शुगर। अब जो माल्टोस शुगर होती है उसमें ग्लूकोज और सेकंड भी क्या है? ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर माल्टोस शुगर का निर्माण होता है। माल्टोस शुगर हमें अंकुरित बीजों से प्राप्त होती है फ्रेंड्स। ऐसे बीज यानी ऐसे अनाज जिनका अंकुरण हो जाता है, आसानी से वो उग जाते हैं, तो उन बीजों से हमें, उन अनाजों से हमें माल्टोस शुगर प्राप्त होती है। तो ये बात हो गई पादप शर्करा की। अब बात करते हैं जंतुओं से हमें कौन सी डाइसैकेराइड्स प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं जंतु शर्करा की। अब जंतुओं से हमें प्राप्त होने वाली शर्करा, जंतु शर्करा, तो उसमें बात करेंगे हम लैक्टोज के बारे में फ्रेंड्स। किसके बारे में? लैक्टोज के बारे में। तो लैक्टोज जो शर्करा होती है उसमें ग्लूकोज का एक अणु और गैलेक्टोज का एक अणु प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ये हमें जंतु से मिलती है, लेकिन जंतु से कौन से उत्पाद से? तो हमें ये मिल्क से, यानी दूध से हमें ये प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम है मिल्क शुगर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम है? मिल्क शुगर। तो लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो लैक्टोज शर्करा है उसकी सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो मानव महिला। जो मानव महिला होती है उसका जो दूध होता है उस दूध के अंदर लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स के बारे में जाना। अब जानते हैं इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, पॉलीसैकेराइड्स होते क्या है? सबसे पहले बात करते हैं हम पोली की। फ्रेंड्स पोली का अर्थ होता है अनेक। क्या होता है? अनेक। और सैकेराइड्स का अर्थ क्या होता है? शुगर। फ्रेंड्स क्या होता है? शुगर या शर्करा। यानी अनेक शर्कराओं के अणुओं से पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जल में घुलते हैं कि नहीं घुलते।
जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो जल में घुलते हैं कि नहीं घुलते? तो ये जल में नहीं घुलते फ्रेंड्स। मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स जल में घुल जाते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स जल में नहीं घुलते। इसके अलावा इनका स्वाद कैसा होता है? तो ये स्वाद में स्वादहीन होते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं आता। मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड दोनों ही क्या थे? मीठे थे, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? स्वादहीन होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होता। इसके बाद हम बात करें इनके सामान्य सूत्र की, कि इनका सामान्य सूत्र होता है क्या है पॉलीसैकेराइड्स का? C6H10O5। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रैकेट बंद N। तो पॉलीसैकेराइड्स का जो सामान्य सूत्र होता है C6H10O5 ब्रैकेट बंद N। तो अभी तक हमने मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र जाना और अब पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र भी हमने जान लिया। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। C6H12O6 ये तो हो गया मोनोसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र। डाइसैकेराइड्स का होगा C12H22O11। पॉलीसैकेराइड्स का ये नीचे हो गया C6H10O5 ब्रैकेट N। अब बात करते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। किसकी बात करते हैं? स्टार्च। स्टार्च को हम मंड भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? मंड। अब ये होता है क्या है? पौधों में संचित खाद्य पदार्थ। अब स्टार्च का जो स्टोर है पेड़ पौधे कहाँ कहाँ करते हैं? जड़ों के अंदर करते हैं फ्रेंड्स, और तनों के अंदर करते हैं, यानी रूट्स यानी जड़ और स्टेम यानी तना, इसके अंदर स्टार्च का स्टोर कर लिया जाता है। कुछ और बातें हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं फ्रेंड्स स्टार्च के बारे में। जो कैप्सूल होती है, कैप्सूल जो होते हैं उनका जो बाह्य आवरण होता है, कैप्सूलों का जो बाह्य आवरण होता है वो स्टार्च का ही बना होता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर स्टार्च के टेस्ट की बात करें, स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे? तो स्टार्च के टेस्ट के लिए आयोडीन टेस्ट करवाया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, मान लो आलू है अपने पास, क्या है? आलू। आलू को हमने काटा, हमें पता है आलू के अंदर स्टार्च होता है, तो आलू को हमने काटा और उसके ऊपर 2-3 बूंद आयोडीन विलयन की डाल दी। किसकी डाल दी? आयोडीन विलयन की। तो जो कलर आएगा, स्टार्च के कारण जो कलर आएगा वो कलर होगा नीला काला। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा होगा? नीला काला कलर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्च टेस्ट, अब स्टार्च क्या है? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो आयोडीन टेस्ट होता है। तो आयोडीन टेस्ट में हमें जो कलर प्राप्त होता है नीला काला प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई अभी तक स्टार्च के बारे में। इसके बाद बात करते हैं सेलुलोज के बारे में फ्रेंड्स। जो सेलुलोज होता है वो पौधों की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। इन पेड़ पौधों की जो क्या होती है? सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, उसमें ये पाया जाता है। अगर बात करें कि ये एनिमल्स में भी पाया जाता है क्या, तो फ्रेंड्स जब पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? उपस्थित होती है, लेकिन एनिमल्स में जो सेल वॉल है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। जब जीव जंतुओं में सेल वॉल ही नहीं होगी तो सेलुलोज कहाँ से आएगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं जैसे पशुओं की, गाय भैंस बकरी, ये कैसे जानवर हैं? सारे शाकाहारी जानवर हैं फ्रेंड्स।
तो इन सभी में क्या हो जाता है, सेलुलोज का पाचन हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो जानवर होते हैं वो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां टहनियां उनको खाते हैं। इनके शरीर में जो इनकी आहार नाल होती है उसमें एक भाग पाया जाता है जिसे कहते हैं अंधनाल। क्या नाम है फ्रेंड्स, अंधनाल। इस अंधनाल में होता है क्या है, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया सेलुलोज को आसानी से पचा देते हैं। बात करें मनुष्य की, मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता क्योंकि हमारी आहार नाल में ऐसा कोई भाग नहीं होता, ना ही कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन कर सके। इसके अलावा सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है कि सेलुलोज का यूज कहाँ पे होता है, तो कागज बनाने में सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। कागज किससे बनता है, तो पेड़ पौधों से कागज का निर्माण होता है और पेड़ पौधों में हमें पता है सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो सेलुलोज है वो अनाज, दाल व फल सब्जियों के छिलके में रफेज के रूप में, किसके रूप में फ्रेंड्स, रफेज के रूप में, ठीक है, रफेज के रूप में ये उपस्थित होता है। रफेज क्या है, एक प्रकार का रेशा है जो सेलुलोज का बना होता है। तो फ्रेंड्स अब पॉलीसेकेराइड्स का जो अगला एग्जाम्पल है वो है ग्लाइकोजन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन है जो एनिमल्स में संचित खाद्य पदार्थ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पेड़ पौधों में संचित खाद्य पदार्थ क्या था, स्टार्च। ठीक है फ्रेंड, और अगर एनिमल की बात करें तो इनमें ग्लाइकोजन। अब तो मनुष्य क्या है, मनुष्य भी एक एनिमल है, तो मनुष्य के अंदर भी जो खाद्य पदार्थ है जो संचित होता है वो है ग्लाइकोजन के रूप में। जरूरत पड़ने पर इसका हमारे शरीर के द्वारा यूज कर लिया जाता है। अब बात करें कि जानवरों में ग्लाइकोजन का स्टोर कहां पे होता है, तो लीवर के अंदर होता है फ्रेंड्स, यकृत के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं काइटिन की। काइटिन होता है क्या, तो जो आर्थ्रोपोडा जो संघ है, अभी संघ में बात करें, आर्थ्रोपोडा संघ में कौन कौन से जानवर आते हैं, कॉकरोच, केकड़ा, बिच्छू, झींगा मछली आदि जंतुओं का जो बाह्य कंकाल है, शरीर का जो बाहर का जो आवरण है, जो कवच है, वो किससे मिलकर बना होता है, काइटिन से मिलकर बना होता है। तो अभी तक फ्रेंड्स हमने मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, ये क्या थे फ्रेंड्स, सारे रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ये कार्बोहाइड्रेट्स थे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम भौतिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो भागों में बांटते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, किसके आधार पर, भौतिक विशेषताओं के आधार पर। सबसे पहले है शर्कराएं, उसके बाद सेकंड है अशर्कराएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो शर्कराएं होती हैं इनको कहते हैं सुगर्स, और जो अशर्कराएं होती हैं इनको कहते हैं नॉन शुगर। अब जो शुगर होती हैं फ्रेंड्स वो स्वाद में क्या होती हैं, मीठी होती हैं, और जो नॉन शुगर होती है वो स्वाद में स्वादहीन होती है। स्वादहीन अर्थ क्या हुआ, इनमें कोई प्रकार का स्वाद नहीं होता। अगर शर्कराओं की हम बात करें कि पानी में ये घुलती है नहीं घुलती, तो क्या होती है, ये घुलनशील होती है फ्रेंड्स। और अशर्कराओं की बात करें तो ये क्या होती हैं, अविलय, यानी पानी के अंदर नहीं मिलती, नहीं घुलती। तो जो शर्कराएं होती हैं वो स्वाद में मीठी होती हैं
और पानी में घुलती हैं। जो अशर्कराएं होती हैं स्वाद में स्वादहीन होती हैं और अविलेय होती हैं। अब शर्कराएं कौन कौन सी हैं तो फ्रेंड्स, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी क्या हैं, शर्कराएं हैं। और अशर्कराओं की बात करें, इसमें आ गया आपका स्टार्च, काइटिन, ये सारी क्या हैं, नॉन शुगर होती हैं जो स्वादहीन होती हैं। तो भौतिक विशेषताओं के बारे में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लिया है। अब कार्बोहाइड्रेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला फैक्ट्स है फ्रेंड्स, सबसे पहला फैक्ट्स है सबसे पहले ऊर्जा देने वाला पदार्थ। जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उनमें सबसे पहले हमें जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। सबसे पहले एनर्जी मिलेगी। इसीलिए तो खिलाड़ी किसका यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का यूज करते हैं। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले ऊर्जा देता है, इसलिए प्राथमिक स्रोत। और कितनी एनर्जी मिलती है, 50 से 75%। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, 50 से 75%। ठीक है फ्रेंड, 50 से 75% हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद अगला फैक्ट्स है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के पूर्ण ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल अथवा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कैलोरी में तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर एग्जाम में कैलोरी ना पूछकर अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी जूल ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमारा आंसर होगा 17 किलो जूल। मानव शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं। ईंधन का अर्थ होता है फ्यूल। जिस प्रकार गाड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फ्यूल के रूप में पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव शरीर को कार्य करने के लिए फ्यूल के रूप में किसकी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जितनी भी जानकारी थी सारी जानकारी हमने जान ली है। आशा करते हैं आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।